तो स्ट्रिंग डेटा टाइप चल रहा था ना। हम्म। तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बता दिया था ना। यस सर। ये फंक्शंस और मेथड्स बताना था। यस सर। कॉनकेटनेट और रेप्लिकेट ऑपरेटर बता दिया था स्ट्रिंग में। हाँ। बता तो दिया था। तो ये फंक्शंस का लिस्ट लिखवाया था ना। यस सर। तो ये बताया नहीं था। नोट डाउन तो कर लिए थे ना सारा। तो नोट करो। मान लो मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग लिया। तो कैपिटलाइज मेथड करता क्या है। जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे उसके पहले वाले लेटर को कैपिटल कर देगा। तो वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल हो गया। तो कैपिटलाइज जो मेथड है, जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे उसके पहले लेटर को क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। हो गया। काउंट मेथड के बारे में नोट करो। इसमें आपको मिनिमम 1 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर देना है। पहला वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बाकी का जो 2 पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। तो काउंट करता क्या है। मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है और काउंट के अंदर मैंने ओ दे दिया। अब ये क्या करेगा, पूरे होल स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि ओ कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो बता रहा है पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हो या फिर कोई वर्ड भी काउंट कर सकते हो। तो मी 2 टाइम्स है तो सिंगल कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हो और कोई वर्ड भी काउंट कर सकते हो। ठीक है। तो पूरे होल स्ट्रिंग में वो काउंट करेगा कि वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। हाँ, ये तो समझ में आया।
अब ये मी जो है 2 बार नहीं है, 1 बार और 2 बार, वो तो अभी दिया ही नहीं, अब दूंगा ना। अभी मैंने एक ही पैरामीटर दिया, ओनली स्टार्ट। अभी मैंने क्या बताया, पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है, बाकी का 2 पैरामीटर ऑप्शनल है। इतना क्लियर हुआ? तो ये पूरे वर्ड में, होल स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि ओ कितनी बार रिपीट हुआ है और मी कितनी बार रिपीट हुआ है। कितना क्लियर हुआ? क्या हुआ? अभी आयो? एक बार इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? नोट कर लिए? तो काउंट जो है करेगा क्या, जो भी आप कैरेक्टर दोगे उस पूरे होल स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे अगर पूरे स्ट्रिंग में आप ओ को काउंट करोगे तो 4 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। आई बात समझ में? और मी 2 बार है, 1 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे। अब यहाँ पे वो कितनी बार आएगा, केवल 1 आएगा। अब मैंने दे दिया यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो अब कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से, यहाँ से करेगा और 8 इंडेक्स से 10 इंडेक्स तक जाएगा, तो केवल एक ही तो आएगा। ये देखो, तो अगर आपने ये बिगिन और इन नहीं दिया तो पूरे होल स्ट्रिंग में काउंट करता है। आ रही बात समझ में सबको? तो पहला वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बिगिन और इन ऑप्शनल है। ठीक है? अगर मान लो आपने ऐसे दे दिया, अब बताओ इस तीसरे वाले में क्या आएगा, 3 आएगा केवल। यहां से स्टार्ट करेगा और इसके बीच में, तो इसके बीच में ओ 3 बार है ना। तो अब आ रहा है समझ में कैसे काम कर रहा है? क्लियर हुआ? जो भी आप कैरेक्टर दोगे वो कैरेक्टर पूरे होल स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि कितनी बार रिपीट हुआ है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है? तो तीनों पैरामीटर का यूज क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट किसी को? हो गया यहाँ तक? तो जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग में ही काउंट करोगे। अगर आपने मल्टीपल पैराग्राफ दे दिया तो मल्टीपल पैराग्राफ में भी काउंट करेगा। ठीक है? तो काउंट जो मेथड है, जो भी आप कैरेक्टर दोगे
या कोई भी आप वर्ड दोगे तो पूरे होल स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसी को हमें पूरे होल पैराग्राफ में काउंट करना है। ठीक है, यहां तक सबने नोट कर लिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग के लिए सिंगल या डबल कोट देना मैंडेटरी। अब मान लो मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैंने एक डेटा वेरिएबल लिया और इसमें मैंने पैराग्राफ लिया। अब आपको एक चीज याद रखना है, पाइथन में किसी भी वेरिएबल में अगर आपको मल्टीपल लाइन का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए ट्रिपल कोट देना मैंडेटरी। सिंगल या डबल कोट दे दिए तो वो काम नहीं करेगा। देखो कलर चेंज हो गया। मैंने एक कंप्लीट पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, अब किसी भी वेरिएबल में अगर आपको मल्टीपल लाइन का डेटा अगर स्टोर करना है तो इसको ट्रिपल कोट में लेना मैंडेटरी। अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर किसी वेरिएबल में अगर आपने ट्रिपल कोट में डेटा दे दिया तो वो कमेंट नहीं हुआ, वो डेटा हुआ। और यही अगर मैं वेरिएबल हटा दूं तब ये कमेंट लाइन होगा। तो अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कर दिया तो ये स्ट्रिंग डेटा है, कमेंट नहीं। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट में भी दे सकते हो, डबल कोट में भी दे सकते हो और ट्रिपल कोट में भी दे सकते हो। और ट्रिपल कोट में आपको कब देना होगा? जब मल्टीपल लाइन का डेटा हो। तो मल्टीपल लाइन का डेटा कभी भी सिंगल या डबल कोट में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इतना क्लियर? अब मान लो यहाँ पे मेरे पास पूरा पैराग्राफ है। अब इस पूरे पैराग्राफ में मेरे को काउंट करना है कि पाइथन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बताएगा? चार है ना? है तो चार लेकिन बताएगा तीन, है ना? केस सेंसिटिव। मैंने लास्ट वाला पाइथन स्मॉल में लिख दिया। ये स्मॉल में है ना? और यहाँ पे मैंने क्या दिया है? कैपिटल। तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर करेगा तो कितना आएगा? तीन आएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप 10 पेज का भी डेटा दे दोगे तो भी उसमें काउंट करके वो बता देगा। ठीक है, नोट कर लो। तो काउंट मेथड सबको समझ में आ गया?
इस तरह से आप 10 पेज का डेटा भी अगर दे दोगे, उसमें भी वो काउंट करके बता देगा कि पाइथन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो सिंगल लाइन पे भी यूज कर सकते हो और मल्टीपल पैराग्राफ पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पे ओनली ओ दे दूं तो पूरे होल पैराग्राफ में काउंट करके बताएगा ओ कितनी बार रिपीट हुआ है। मैनुअली तो आप काउंट नहीं कर पाओगे। अगर मैनुअली काउंट भी करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे उसने सीधे काउंट करके बता दिया कि पूरे होल पैराग्राफ में ओ कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 टाइम्स। ठीक है, तो काउंट का यूज सबको क्लियर हो गया। तो इसमें पहला वाला जो पैरामीटर है ये देना मैंडेटरी है, बाकी का 2 पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है। तो अगर आपने स्टार्ट और एंड नहीं दिया तो पूरे होल स्ट्रिंग में वो काउंट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड नोट करो, एंड स्विच। इसमें भी नोट कर लेना कि 3 पैरामीटर देना होता है। पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बाकी का 2 पैरामीटर ऑप्शनल है। आ रही बात समझ में? तो मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, अब ये सब जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ, जब आप डेटा एनालिसिस स्टार्ट करोगे तो वहां पे ये सब मेथड बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब इंट्स विथ करता क्या है, ये आपको आउटपुट ट्रू फॉल्स में देगा। तो जो भी आपने स्ट्रिंग दिया, जो भी आपने इसमें वर्ड दिया, वो वर्ड स्ट्रिंग में अगर सबसे लास्ट में मिल गया तब तो ये ट्रू देगा। अगर वो वर्ड बीच में या स्टार्टिंग में मिल गया तो क्या देगा, फॉल्स। तो अभी आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इंडिया सबसे लास्ट में है। अब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। हरी बात हम। लास्ट में क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। अब उसको कम लास्ट में मिल गया, 0 से 7 तक चलेगा, और 0 से 7 का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, तो कम लास्ट में नहीं मिल गया। तो अब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू फॉल्स समझ में आया कैसे काम कर रहा है। तो जो भी आप वर्ड दे रहे हो, वो वर्ड अगर स्ट्रिंग में सबसे लास्ट में मिल गया तब तो वो ट्रू देगा, और बीच में और स्टार्टिंग में अगर मिला तो फॉल्स देगा। ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इन सब मेथड्स का रियल यूज आपको डेटा एनालिसिस में पता चलेगा। ठीक है। तो इंड्स विथ का यूज आप तब करोगे जब कोई भी वर्ड आपको चेक करना हो कि वो लास्ट में है या नहीं। ठीक है। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है स्टार्ट विथ। तो ये क्या करेगा? हाँ, इसमें भी पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और दूसरा पैरामीटर, दूसरा और तीसरा ऑप्शनल है। हाँ बताओ, पहले में क्या आएगा, दूसरे में, तीसरे में फॉल्स, और लास्ट वाले में ट्रू आ जाएगा, क्योंकि मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया और 3 इंडेक्स पे क्या है, सी है। तो यहाँ पे फॉल्स क्यों आया? क्योंकि डब्लू कैपिटल दे दिया और यहाँ पे क्या है, आ गई बात समझ में? हाँ, स्मॉल देते तो ट्रू आ जाता। तो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर करता है। ठीक है, केस सेंसिटिव है, स्मॉल स्मॉल होगा, कैपिटल कैपिटल होगा। तो समझ में आया ट्रू फॉल्स कैसे आ रहा है? तो इन सब मेथड्स का जो रियल यूज है वो डेटा एनालिसिस में आएगा। इतना समझ में आया? तो ये जो स्टार्ट्स विथ है और एंड्स विथ है, ये दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो जब आप डेटा एनालिसिस करोगे ना, तो मान लो मैंने ये डेटा डाउनलोड किया है, ऐसा ऐसा आपको चीजें मिलेंगी। मूवीज नाम का एक डेटा सेट है। ठीक है, एक्सेल की फाइल मिलेगी और इसमें आज से 20 से 30 साल पहले जितनी भी मूवी रिलीज हो चुकी हैं उनके सारे नाम हैं। आ रही बात समझ में? और आपका डेटा बहुत ज्यादा है। आ रही बात समझ में? अब आपसे बोल दिया गया इस एक्सेल के डेटा में, है ना, मेरे को उन उन मूवी का लिस्ट चाहिए जो वंस से स्टार्ट होता हो। वंस, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसी ऐसी बहुत सारी मूवी है। अब मैनुअली तो सर्च करोगे नहीं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम स्टार्ट्स विथ लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में इन सब फंक्शंस की जरूरत पड़ी। समझ गए? तो स्टार्ट्स विथ में मैं क्या दे दूंगा, वंस दे दूंगा। अब वो चेक करेगा जहां जहां वंस होगा वो रिकॉर्ड हमें फिल्टर करके दे देगा। आ गई बात समझ में? तो इन सब फंक्शंस का जो रियल यूज है ना, अभी तो बस आप इसका वर्किंग समझ रहे हो, रियल यूज आपको पता चलेगा डेटा एनालिसिस में। ठीक है, और इन्हीं फंक्शंस के होने की वजह से हमें हार्ड लेवल वाला कोड नहीं लिखना। ठीक है, अब लिखो फाइंड।
तो इंटरव्यू में आपको अलग अलग फंक्शंस का नाम दे देंगे और आपको उनका सिंटैक्स और वर्किंग बताना होगा। अब फाइंड मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइंड करेगा मतलब ये सर्चिंग का काम करेगा, और इसमें भी पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बाकी का 2 पैरामीटर ऑप्शन। अब फाइंड मेथड करता क्या है, जो भी आप वर्ड दोगे उस वर्ड के पहले लेटर का वो इंडेक्स बताएगा। तो देख के बताओ पहले वाले में क्या आएगा। जो भी आप वर्ड दोगे उस वर्ड के पहले लेटर का इंडेक्स बताएगा। तो पहले में 3 आ जाएगा क्योंकि सी का इंडेक्स क्या है, 3 तो है। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये देखो 3 और 5 बता रहे हैं। चलो सबको समझ में आया। तो अभी तक मैंने केवल एक ही पैरामीटर दिया। चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने स्टार्ट इंडेक्स क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब इसका इंडेक्स क्या बताएगा, 3 से स्टार्ट करेगा ना, 0 ना। तो 0 क्यों बताएगा, 3 तो बताएगा। अरे हम इंडेक्स कहीं से भी स्टार्ट करें, ये थोड़ी ना कि सी का इंडेक्स 0 हो जाएगा। तो 3 तो बताएगा। 0 कैसे हो जाएगा, हमने तो बस 3 इंडेक्स से स्टार्ट किया है। अब ये थोड़ी ना कि जहां से आप स्टार्ट करोगे उसका इंडेक्स 0 हो जाएगा। सी का इंडेक्स तो 3 रहेगा ना। नहीं, इंडेक्स तो वही रहेगा। आ गई बात समझ में। तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट करें सी का इंडेक्स तो 3 आएगा हमेशा। आई बात समझ में, नहीं आई। चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। तो फाइंड मेथड समझ में आ रहा है सबको। ध्यान से सोच के बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ आ रहा है समझ में, बताओ क्या आएगा। 3 आएगा है? आउटपुट ब्लैंक आएगा, ब्लैंक या एरर। तो यहाँ पे मैंने 30 इंडेक्स दे दिया, कि मतलब स्टार्ट वो कहाँ से करे, 30 इंडेक्स से। और 30 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो इसका जो आउटपुट है वो सिंटेक्स एरर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो -1 आएगा।
ठीक है, -1 का मतलब ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है, गलत वैल्यू। ठीक है, रियल में यहाँ पे सिंटेक्स एरर आना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिक्स है, हमेशा -1 ही देगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। फाइंड मेथड में अगर हमने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो उस पूरे स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये हमेशा गार्बेज वैल्यू देगा -1, जबकि रियल में यहाँ पे सिंटेक्स एरर आना चाहिए था, है ना। क्योंकि जब मैंने आप लोग को इंडेक्सिंग कराई थी, तो इंडेक्सिंग में अगर हमने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया था जो स्ट्रिंग में नहीं था, तो इंडेक्स एरर आ रहा था। तो यहाँ पे भी इंडेक्स एरर आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आया नहीं, क्या दिया, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, और हमेशा ये गार्बेज वैल्यू में -1 देगा। इतना समझ में आ गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले जब ये मेथड बनाया गया था, तो इस मेथड में ये प्रॉब्लम थी। तो इस मेथड को दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को, इस मेथड को और मॉडिफाई करके इंडेक्स नाम का मेथड बना दिया गया। तो इसका मतलब अब फाइंड मेथड यूज नहीं होता है, अब हम क्या यूज करेंगे। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड में डिफरेंस। तो आपको ये बताना है कि इंडेक्स मेथड काम ये भी वही करता है जो फाइंड मेथड करता है, बस डिफरेंस ये है कि इंडेक्स मेथड के अंदर अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सिंटेक्स एरर देगा। ये देखो, आ गई बात सामने। तो बेस्ट कौन सा है, इंडेक्स। तो फाइंड मेथड अब यूज नहीं होता है, हमेशा हम इंडेक्स यूज करेंगे। लेकिन इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स। क्लियर। तो बस आपको सिंपल सा डिफरेंस बताना है कि फाइंड मेथड में जो भी आपने इंडेक्स दे दिया, वो इंडेक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो एरर शो ना करके गार्बेज वैल्यू देता है, और इंडेक्स में क्या होगा, एरर शो कर देगा। तो फाइंड में और इंडेक्स में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया। काम दोनों का सेम है, जो भी आप वर्ड दोगे उस वर्ड के पहले लेटर का वो इंडेक्स बताएगा। अगर सारे लेटर का इंडेक्स चाहिए तो लूप चलाना होगा। तो लूप का कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट। तो 1 बाय 1 मेथड समझ में आ रहा है। तो इन्हीं सब मेथड्स के होने की वजह से पाइथन में कोडिंग करना इजी है। 5000 से ज्यादा आपको फंक्शंस मिलेंगे पाइथन में, ठीक है। और इन सब सारे फंक्शंस की बैक में जो इंटरनली जो कोडिंग चल रही है सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में पूरा कोड बना के ऑलरेडी दे दिया है, हमें नहीं करना, ठीक है। चलो आगे देखो। अब आता है इज अल नम। ये सब मेथड बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। इज अल नम का फुल फॉर्म लिख लेना, अल्फा न्यूमेरिक। और किसी भी मेथड के आगे अगर इज लग गया तो समझ जाना उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आएगा, ठीक है। हमेशा उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आएगा।
इज अल नम में एक भी पैरामीटर आपको पास नहीं करना है। अब आप देख के बताओ पहले वाले में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो आपको ये बताना है इज अल नम में आपके स्ट्रिंग में ओनली अल्फाबेट होना चाहिए या ओनली नंबर होना चाहिए या अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आपके स्ट्रिंग में ओनली अल्फाबेट होगा तो ट्रू बताएगा, ओनली नंबर होगा तो भी ट्रू बताएगा, अल्फाबेट और नंबर होगा तो भी ट्रू बताएगा, और अगर आपके स्ट्रिंग में कहीं पे भी स्पेस या स्पेशल सिंबल मिल गया तो उसको फॉल्स बताएगा। तो अलग से पॉइंट नोट कर लो, इज अल नम में ओनली अल्फाबेट, ओनली नंबर और अल्फाबेट एंड नंबर को ट्रू बताएगा। बीच में अगर कोई भी स्पेस, बीच में कोई भी स्पेस या स्पेशल सिंबल मिल गया तो क्या बताएगा, फॉल्स। चलो अब देख के बताओ ट्रू फॉल्स क्या आएगा। पहले में तो फॉल्स आएगा क्योंकि स्पेस आ गया, दूसरे में ट्रू आएगा, तीसरे में फॉल्स आएगा क्योंकि स्पेशल सिंबल आ गया, चौथे में ट्रू, पांचवे में ट्रू है। अब आ गई बात समझ में ट्रू फॉल्स कैसे बता रहा है। ये देखो, सबको क्लियर है। तो या तो आपके पास ओनली अल्फाबेट हो या ओनली नंबर हो या अल्फाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, स्पेस और स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। हो गया यहाँ तक। अब दूसरा मेथड है इज अल्फा। ओनली अल्फाबेट होना चाहिए। इज अल्फा में ओनली अल्फाबेट, अगर बीच में कोई भी नंबर, स्पेशल सिंबल या स्पेस मिल गया तो फॉल्स, ओनली अल्फाबेट होना चाहिए। अब अल्फाबेट स्मॉल या कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेना इसमें बीच में स्पेस, नंबर या स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ पहले में क्या आएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और लास्ट में। तो केवल एक ही ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो इसमें ओनली आपका अल्फाबेट होना चाहिए, बीच में कोई भी एक नंबर, एक स्पेशल सिंबल
या कोई भी एक स्पेस मिल गया तो फॉल्स आ जाएगा। वन बाय वन सारे मेथड समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट मेथड है एज डिजिट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ओनली नंबर होना चाहिए। कोई भी एक भी अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल या स्पेस मिल गया तो फॉल्स देगा। तो मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो करेगा क्या। तो अब सब में फॉल्स आएगा, बस लास्ट वाले में ट्रू आ जाएगा, है ना। ये देखो, ओनली नंबर होना चाहिए, बीच में कोई भी स्पेस, स्पेशल सिंबल या अल्फाबेट मिल गया तो फॉल्स आएगा। ओनली नंबर होना चाहिए। फॉल्स बताएगा ना। अरे फ्लोट में तो पॉइंट आ गया, स्पेशल सिंबल होल नंबर पे ही तो देगा ना ट्रू। पॉइंट अगर दे दिए फिर तो स्पेशल सिंबल हो गया। इतना समझ में आया? तो इन सब फंक्शंस का नाम आपको मेथड्स का नाम याद रखना है, ठीक है। इज लोअर भी समझ में आ रहा होगा। इज लोअर क्या करेगा, जहां जहां उसको कैपिटल लेटर मिलेगा उसको स्मॉल लेटर कर देगा। अब यहाँ पे स्पेस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, बस कैपिटल को, गलती बता दिया, इज है ना, इज में ये चेक करेगा बेसिकली कि सारा लेटर आपका कैपिटल है या स्मॉल है। तो अगर उसको सारा लेटर अगर स्मॉल मिल गया तब तो ट्रू बताएगा। बीच में नंबर भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है और स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इज लोअर में लिख लेना कि सारा लेटर आपका स्मॉल में होना चाहिए। एक भी लेटर अगर उसको कैपिटल मिल गया तो फॉल्स देगा। तो अब बताओ, पहले में तो ट्रू आ जाएगा, दूसरे में, तीसरे में ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। आ गई बात समझ में? तो इसमें आपका स्पेस आ सकता है, नंबर भी आ सकता है,
स्पेशल सिंबल भी आ सकता है। बस ये कैरेक्टर को कंसीडर करेगा, है ना। तो जहां जहां उसको मतलब सारे जो है सारे लेटर जितने भी हैं अल्फाबेट वो स्मॉल होने चाहिए। ठीक है। बीच में अगर एक भी लेटर उसको कैपिटल मिल गया तो हमेशा ये क्या देगा, फॉल्स। ठीक है। हो गया। अब सेम ऐसे ही इज अपर होता है। इज अपर के केस में सारा लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। एक भी लेटर अगर स्मॉल मिल गया तो आउटपुट फॉल्स देगा। अब इसमें भी स्पेस हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है। तो दूसरे में ट्रू देगा, बाकी सब में स्मॉल फॉल्स। ये देखो, आ रही बात समझ में। तो सारा लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। एक भी लेटर उसको स्मॉल मिल गया तो फॉल्स देगा। इज अपर और इज लोअर समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। अब इसी में आपको एक इज स्पेस मिलेगा। और इज स्पेस में आपका ओनली स्पेस होना चाहिए। स्पेस के बीच में कोई भी अगर अल्फाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल आ गया तो फॉल्स देगा। तो लास्ट में बस ट्रू आएगा, बाकी सारा। अब स्पेस आपका एक भी हो सकता है, 10 भी स्पेस हो सकता है। ठीक है। ओनली स्पेस बस। बीच में अगर मैंने यहाँ पे एक डॉट भी लगा दिया अब फॉल्स आ जाएगा। तो स्पेस के बीच में कोई भी अल्फाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल होना नहीं चाहिए। ओनली स्पेस। तो मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगा ना। और जिस मेथड के आगे इज लगा है हमेशा उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आएगा। कंडीशन चेक करेगा और हमेशा आउटपुट ट्रू फॉल्स में आएगा। अब आपका है लोअर। अब यहाँ पे इज नहीं लगा है तो अब इसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा, ये कन्वर्ट करेगा। मतलब जहां जहां उसको कैपिटल लेटर मिलेगा उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जहां जहां कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा।
हाँ देखो काम कर रहा है। सबको उसने क्या किया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ वो होता ही नहीं है। इन सब मेथड में कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते। ठीक है, स्टार्ट इंडोर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब आपका है अपर, तो जहां जहां इसको स्मॉल लेटर मिलेगा कैपिटल कर देगा। तो अगर आपको कैपिटल कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल का प्रोग्राम बनाना है तो वहां पे इन दोनों मेथड को यूज कर सकते। आ रही बात सामने? तो सारे लेटर को क्या कर देगा ये, कैपिटल कर देगा। अब यहाँ पे आपका स्पेस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, बस अल्फाबेट को वो कंसीडर करेगा। जहां जहां स्मॉल लेटर मिलेगा उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दे। हो गया यहाँ तक? अब इसमें एक मेथड आपको मिलेगा स्वैप केस के नाम से। और स्वैप केस क्या करेगा, जहां जहां इसको कैपिटल लेटर मिलेगा उसको स्मॉल कर देगा, और जहां स्मॉल होगा उसको कैपिटल कर देगा। मतलब ये दोनों काम करेगा, कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल। ये देखो आउटपुट, जहां जहां कैपिटल लेटर था उसको स्मॉल कर दिया, और जहां जहां स्मॉल था उसको, वो दोनों काम करेगा। समझ में आया? स्वैप केस का मतलब इंटरचेंज करेगा, कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल। स्वैपिंग का हमने प्रोग्राम बनाया था, नंबर को इंटरचेंज किया था, ए वाली वैल्यू बी में और बी वाली वैल्यू ए में। तो वैसे ही यहाँ पे ये कैरेक्टर के केस में स्वैप कर रहा है, कैपिटल को स्मॉल बना देगा और स्मॉल को कैपिटल। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका?
अब नीचे वाले जो फंक्शंस हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ये सब डेटा को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा यूज होगा मशीन लर्निंग में या डेटा एनालिसिस में। जब आपको डेटा मिलेगा तो उसको क्लीन करने में इन सब मेथड्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो अब लिखो एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का फुल फॉर्म लिख लेना, लेफ्ट स्ट्रिप। मान लो आपको कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिल गया, एल स्ट्रिप में आप पैरामीटर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। तो अगर आपने एल स्ट्रिप में पैरामीटर में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्पेस को रिमूव कर देगा, ये सारे स्पेस क्या होंगे। और अगर आपने कोई कैरेक्टर दे दिया, उस कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। ओनली लेफ्ट से करेगा, राइट से नहीं करेगा। बात समझ में आई। तो ऐसे डेटा को क्लीन करने में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। बात समझ में आ गई। एल एल स्ट्रिप में आप पैरामीटर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। इतना क्लियर। हाँ क्या चीज। हाँ स्पेस ना दे, ये कह रहे हो। कुछ नहीं करेगा, फिर यूज ही क्यों करोगे। अगर डेटा होगा तभी तो यूज करेंगे उसको। तो अगर स्पेस मिलेगा उसको रिमूव करना होगा तब आपको यूज करना है, अदरवाइज यूज करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। तो एल स्ट्रिप हमेशा लेफ्ट से सारे स्पेस को रिमूव कर देगा और लेफ्ट से हैच को रिमूव कर देगा। ठीक है, कोई डाउट। और एक आर स्ट्रिप मिलेगा। आर स्ट्रिप का मतलब क्या। तो अब ये क्या करेगा, राइट से स्पेस को रिमूव करेगा और राइट से एट द रेट को रिमूव करेगा, लेफ्ट से नहीं करेगा। राइट से रिमूव कर दिया, तो एल स्ट्रिप हमेशा लेफ्ट से करेगा और आर स्ट्रिप हमेशा राइट से करेगा। बात समझ में आ गई। अगर पैरामीटर में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्पेस ही लेता है वो, और कुछ नहीं लेगा।
मतलब उसको बताया नहीं, कुछ नहीं लिखा और कुछ नहीं करेगा फिर वही है आ जाएगा ये देखो। फिर कैसे करेगा? वो सपना थोड़ा ना आ रहा है, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को दोनों साइड से एक ही बार में रिमूव करना है। मैं चाहता हूं कि दोनों साइड से स्पेस एक ही बार में रिमूव हो जाए। मेरे को एल और आर यूज ना करना पड़े, ओनली स्ट्रिप यूज करोगे। तो अगर आप स्ट्रिप यूज करते हो तो ये दोनों साइड से क्या करेगा? स्पेस रिमूव कर देगा और यहाँ पे हैच करेगा। कुछ नहीं कर रहा था, है नहीं। हैच रिमूव कर रहा है ये देखो। और दोनों को एक साथ करना है तो यहाँ पे भी दे दो @ तो ये वाला काम का है, दोनों साइड से एक ही बार में सारा खत्म कर देगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तीनों का यूज क्लियर। तो एल स्ट्रिप ओनली लेफ्ट से ट्रिम करेगा, आर स्ट्रिप हमेशा राइट से ट्रिम करेगा, और अगर स्ट्रिप यूज कर दिया तो दोनों साइड से एक बार में खत्म कर देगा। अब अगर इसमें बीच में आ गया, बीच वाले को नहीं करेगा, ओनली स्टार्टिंग और लास्ट में होना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल स्टार्टिंग में या बिल्कुल लास्ट में, बीच में अगर होगा तो उसको नहीं करेगा। उसके लिए अगर ऐसा डेटा अगर मिल गया तो उसके लिए फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। हैं? इतना समझ में आ गया? एल स्ट्रिप, स्ट्रिप और आर स्ट्रिप तीनों का यूज क्लियर हुआ। तो इन तीनों मेथड का यूज डेटा क्लीनिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब लिखो रिप्लेस। तो रिप्लेस मेथड भी बहुत ज्यादा यूज होगा डेटा को क्लीन करने में। मान लो आपके पास ये डेटा है, ठीक है।
डेटा डॉट रिप्लेस। अब जहां जहां उसको पाइथन मिले उसको आर लैंग्वेज से रिप्लेस कर दे। आ रहा है समझ में? तो ये बेसिकली फाइंड और रिप्लेस वाला काम करता है। ये देखो, जहां जहां उसको पाइथन मिला आर लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया। कोई कंफ्यूजन? तो रिप्लेस में आपको दो पैरामीटर देना है, तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है। दो पैरामीटर देना मैंडेटरी, ठीक है। तीसरे पैरामीटर में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मैंने दो दे दिया तो केवल दो ही बार रिप्लेस करेगा, सारा रिप्लेस। ये देखो, तो केवल दो बार रिप्लेस किया, बाकी नहीं करेगा। तो थर्ड पैरामीटर में हम वैल्यू दे के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कितनी बार वो रिप्लेस करे। बता तो दिया, तीन पैरामीटर देना है। पहले पैरामीटर में किसको रिप्लेस करना है, दूसरे में रिप्लेस वाली वैल्यू, और तीसरे में रिस्ट्रिक्शन। इतना समझ में आ गया? तो तीसरा वाला पैरामीटर आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अगर नहीं दिए तो होल डेटा पे रिप्लेस करेगा। हो गया यहाँ तक? अब मान लो आपको कुछ ऐसा डेटा मिल गया, आपका बीच बीच में डॉलर लगा हुआ है। तो हर जगह से आपको डॉलर को रिमूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो जहां जहां डॉलर है वो रिमूव हो जाए। तो कुछ ऐसा करेंगे। हो गया? क्या हुआ? अरे ये तो करेंगे। जहां जहां डॉलर था रिमूव हो गया, ठीक है। लिख लो। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में डेटा को क्लीन करने में आपका रिप्लेस मेथड यूज होगा। बात समझ में आ रही है? हो गया? अब आपको बोल दिया गया इस पूरे होल पैराग्राफ में से मेरे को स्पेस को रिमूव करना है। तो ऐसा कर दूं, सारा स्पेस एक ही बार में रिमूव हो गया। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप रिप्लेस को यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल वे में रिप्लेस को यूज कर सकते हो आप। आई बात समझ में? तो इन सब मेथड्स का जो यूज है डेटा को क्लीन करने में बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो डेटा एनालिसिस में मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है।
अब इसमें आपको एक लेन नाम का फंक्शन मिलेगा, और लेन जो है फंक्शन है, ये लेंथ बताएगा, स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा, इस पूरे होल पैराग्राफ में कितने कैरेक्टर हैं, काउंट करके बता दिया। तो लेन फंक्शन का यूज करके आप पता कर सकते हो इस पूरे होल पैराग्राफ में कितने कैरेक्टर हैं। आई बात समझ में? स्पेस को भी वन कैरेक्टर कंसीडर करेगा, तो बीच बीच में जितने स्पेस हैं उसको भी वो काउंट कर रहा है। अब यहीं पे आपको बोल दिया गया इस पैराग्राफ में स्पेस को रिमूव करके काउंट करके बताए कि कितना है। क्या करोगे? एक ही लाइन का कोड लिखना है, वो तो 2 लाइन लिखोगे ना, फिर कैसे करेंगे? इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, डेटा डॉट लेन फंक्शन के अंदर मैं रिप्लेस यूज कर लूंगा। काम हो गया, ऐसे कर लेंगे। अब कम आ गया। अब इसने क्या किया, पहले स्पेस को रिमूव किया, फिर काउंट करके बता रहा है कि कितने कैरेक्टर है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। तो एक ही लाइन में हमने दोनों काम कर लिया। तो पहले जो लेंथ बता रहा था वो स्पेस को काउंट करके बता रहा था, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? तो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अब तो आप लोग कर लोगे ना सारा। अब ये दोनों मेथड मैं कल बताऊंगा, ज्वाइन और स्प्लिट। अब इसके बाद कल हम लिस्ट पढ़ेंगे, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कल फिर पूछूंगा, रिवीजन करके आना आप लोग।